ओम नमस्ते। हमने आपको 5.1 प्रश्नावली करवा दी। अब हम आपको इससे आगे आर्टिकल लेकर के चलते हैं। तो अपने पास में आज है सारणिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ दी मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ दी डिटरमिनेंट्स। क्या है? सारणिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो अपने पास इसमें अपने पास में तीन तरह से हैं। इसकी जो अनुप्रयोग तीन तरह के हैं। नंबर एक तो आता अपने पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा है तीनों बिंदु सरेख हों, तीन बिंदु सरेख हों। और तीसरा है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ये तीन चीजें हैं। हम तीनों चीजों का क्षेत्रफल या इनका प्रयोग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन डिटरमिनेंट्स की सहायता से निकालेंगे। तीन बिंदु सरेख हैं तो इस प्रतिबंध को भी डिटरमिनेंट्स की सहायता से सिद्ध करेंगे। और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण भी डिटरमिनेंट्स की सहायता से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि 10वीं क्लास में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 1/2। तो हमारे पास में क्या है कि कोई त्रिभुज है, उसके तीन निर्देशांक हैं A B C। ये है हमारे पास x1 y1 और ये है x2 y2 और ये है x3 y3। तो इस प्रकार से हमने 10वीं क्लास में एक त्रिभुज थी, उसमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पढ़ा था। तो उसमें क्या था कि x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास में क्या है, जो डिटरमिनेंट्स है सारणी, उसका प्रसार है। और 1/2 इसके आगे लगा हुआ है। ये 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था। तो अब हम इसको सारणी के रूप में लिख देंगे। तो हमारे पास देखो, इसका डिटरमिनेंट्स के आधार पर क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/2। 1/2 की लगा दिया। अब उसके बाद में हमारे पास ये निर्देशांक है। पहले लिखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लिख दिए। अब लिखने के बाद में हमें इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो ये 1 1 1 आ गया। अब हमारे पास में इसका हम मतलब कॉलम 1 के थ्रू हम इससे डिटरमिनेंट्स का 1 के थ्रू अगर इसका प्रसार करते हैं तो हमारे पास यही आता है। तो हमारे पास में इस चैप्टर में सारणिकों के अनुप्रयोग में त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालेंगे। अब उदाहरण के लिए आपके सामने ये तो बता दिया मैंने। अब हमारे पास उदाहरण लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, उसके तीन निर्देशांक लेते हैं। अब अपने पास देखो, हमने उदाहरण के आधार पर एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज ले लिया ये। अब उसके A B C, अब मैंने कोई निर्देशांक मान लिए। मान लिया A का निर्देशांक -1 और 2 है, इसका है -2 और 3 और इसका है 2 और -3। ये निर्देशांक मान लिए। अब ये मान लिए तो हमारे पास में अब हम इसका वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 तो लगाना है। अब सारणी बनाओ तो पहले इसके निर्देशांक लिखो -1 और 2, उसके बाद B के लिखो -2 और 3 और उसके बाद C के लिखो 2 और -3 और 1 1 1 अपनी तरफ से लगा दिया। तो इसके मैट्रिक्स हो गया ना। अब हम इसका
चाहे R1 के थ्रू कर लो चाहे C1 के थ्रू कर लो। तो अपने पास में देखो अब हम R1 के थ्रू इसका प्रसार करते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, तो R1 के थ्रू इसका प्रसार करने पर तो -1 क्या आ गया अपने पास आ गया -1। अब इस रो को और इस कॉलम को मिटा देंगे तो हमारे पास 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और -3 को 1 से गुणा किया तो -3 आया। तो हम घटाते हैं तो प्लस हो जाएगा। अब यहां लेते हैं 2 तो 2 माइनस का आएगा, क्यों पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपने पहले पढ़ा है बता दिया। अब -2 आ गया। अब सेकंड कॉलम और पहली रो को मिटा देते हैं तो हमारे पास 2 को 1 से गुणा किया तो -2 और 2 को 1 से गुणा किया तो -2, तो ये भी घटाना पड़ता है माइनस का, इसमें 2। अब अपने पास में तीसरा अंक है 1। अब हमारे पास में देखो पहली रो और तीसरे कॉलम को छुपा लेंगे तो -2 को -3 से गुणा किया तो प्लस का 6 और 2 को 3 से किया तो माइनस कर देंगे 6 और ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे 1/2। अब ये 3 + 3 6 हो गए, 6 को -1 से गुणा किया तो -6। अब देखो -2 तो ये -2 और -2 प्लस करेंगे तो -4 और -4 को इसको -2 से गुणा करेंगे तो +8। अब हमारे पास देखो ये प्लस का 1 है, इसमें ये 0 क्या आ गया 0। अब हमारे पास में क्या आ गया 1/2 तो -6 प्लस का 8 तो प्लस का 2 बच गया, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। तो वर्ग इकाई क्षेत्रफल की इकाई वर्ग है, इसलिए इसका हमने रख दिया वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया किसके द्वारा डिटरमिनेंट्स के द्वारा सारणी का प्रयोग करके। अब अपने पास दूसरा आर्टिकल आता है इसमें अपने पास में यदि तीनों बिंदु सरेख हो, अपने पास में त्रिभुज के तीनों बिंदु सरेख नहीं होते, एक बिंदु यहां है एक बिंदु यहां है एक बिंदु यहां है तब त्रिभुज बनता है। लेकिन हमारे पास में एक कंडीशन है कि अगर तीनों बिंदु सरेख हो एक ही रेखा पर हो, जैसे ये है तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो ये हमें एक प्रतिबंध बताना है। तो अपने पास मान लो कि मेरे पास में त्रिभुज है ये और इसके निर्देशांक ABC त्रिभुज है, इसके निर्देशांक है x1 y1 और x2 y2 और x3 y3, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। तो हमारे पास में ये तो त्रिभुज बन गया। अब हम इसको लेते हैं एक सरेख में, एक सीधी रेखा में। अब एक सीधी रेखा में लेते हैं तो तक त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हमारे पास में देखो हमने क्या कर दिया, एक बिंदु ले लिया ये, इसके निर्देशांक ले लिए x1 y1, एक बिंदु ले लिया ये अपने पास x2 y2 b और ये ले लिया c, तो ये x3 y3। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो ये क्या प्रतिबंध होगा, इसको सारणी में क्या करेंगे अपने पास में देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास वो ही रूल लगाएंगे वो ही नियम लगाएंगे। तो हमारे पास में क्या होगा इसमें तीनों बिंदु क्या है कि एक ही रेखा में तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो सारणी बनाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 कर दिया, अब इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में ये नियम है कि तीनों बिंदु सरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हमारे पास सवाल आएंगे क्वेश्चन आएंगे कि भाई ऐसा डिटरमिनेंट दिया होगा तो सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु सरेख हैं, सिद्ध करो कि तीनों बिंदु सरेख हैं। तो हम इस प्रकार से सेट करके और उसको 0 के बराबर सिद्ध कर देंगे। उसका जो सॉल्यूशन इस सारणी का सॉल्यूशन अगर 0 आ जाता है तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु सरेख हैं। तो अपने पास उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मेरे पास में उदाहरण के लिए मान लो इसमें सवाल है कोई कि जैसे मैं निकालता हूं तीनों बिंदु सरेख हैं। तो अब अपने पास में
तीनों बिंदु सरेख हैं। अब इसका लेते हैं, देखो ध्यान से। मेरे पास में एक उदाहरण है कि एक बिंदु के निर्देशांक तो है 3 और -2। ए बिंदु के निर्देशांक तो कितने हैं? 3 और -2। और बी बिंदु के निर्देशांक है 5 और 2। बी के हैं 5 और 2 और सी के हैं 8 और 8। तो ये मेरे पास में 3 बिंदु हैं जो सरेख हैं, सरेखी हैं, ये सिद्ध करना है। तो अपने पास में देखिए हम क्या करेंगे कि इसकी सारणी बनाएंगे। अपने पास क्या बनाएंगे? सारणी। तो सारणी बनाएंगे तो 3 -2 5 और 2 8 और 8 और 1 1 1। अगर ये सरेख हैं तो इनका क्या आएगा? 0। तो 0 आएगा तो अपने पास में इनका जो समाधान करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो 0 आएगा। तो अब R1 अब इसमें ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो देखो हम यहां ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड R1 के अनुसार प्रसार करने पर, तो यहां पर हम क्या 3 लिख दिया। अब इस रो को और इस कॉलम को छुपा लेंगे तो 2 एकम 2 यहां लिखेंगे और माइनस का 8 एकम 8। अब उसके बाद में माइनस का 2 लेंगे और हम क्या करते हैं कि यहां पर अपने माइनस लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा। अब अपने पास में दूसरा कॉलम और पहली रो को मिटा दें तो 5 एकम 5 माइनस 8। और उसके बाद तीसरा है 1 और इसमें पहली रो तीसरे कॉलम को मिटा लेंगे तो 8 दूनी 40 और 8 दूनी 16 माइनस का 16। तो इस तरह से हो गया हमारे पास में ये माइनस का कितना बचा? 6 और 6 को 3 से क्या तो माइनस के 18। अब यहां पर मान कितना बचा? माइनस का 3 और माइनस के 3 को 2 से करें तो माइनस का 6 और प्लस यहां पर 40 में से 16 गए तो प्लस के 24। तो हमारे पास माइनस के 24 प्लस के 24 इक्वल टू 0। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इसका मान क्या आ गया? 0 आ गया। इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये तीनों बिंदु सरेख हैं। तीनों बिंदु क्या है? सरेख हैं। तो इस तरह से हमें ये करना है। अब तीसरा आर्टिकल है हमारे पास में 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब तीसरा आर्टिकल है हमारे पास में 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो माना हमारे पास 2 बिंदु हैं। ए तो है x1 y1 और b है x2 y2। तो हमारे पास में इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये तो ए बिंदु है और ये बी बिंदु है और इनको मिला दिया। अब इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना ए बी रेखा पर कोई बिंदु सी ले लिया, कोई बिंदु सी लिया और उसके निर्देशांक है सी क्या है? x और y। क्या है? x y। तो देखो हमारे पास 2 बिंदु दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे? 2 बिंदु। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये AB है। हमने AP के ऊपर कोई बिंदु C ले लिया और C के निर्देशांक x और y मान लिए। तो अब हमारे पास में सारणी बनेगा x y को ऊपर लिख दो और x1 y1 और x2 y2। ये बन गया। अब तीसरा 1 1 लेकर के इससे इसको 0 के बराबर रख करके, क्यों तीनों बिंदु सरेख है तो इसका मान 0 होगा। तो 0 के बराबर रख के इसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको उदाहरण के आधार पर बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना कि हम 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। अब अपने पास देखो ध्यान से कि मेरे पास में कोई 2 बिंदु हैं। एक तो A है, ये तो 3 और 1 है और B है मेरे पास में 9 और 3 और ये अपने पास में ये सीधी रेखा है। ये तो A है, ये B है।
अब इसमें तीसरा बिंदु सी ले लिया, इसके निर्देशांक मैंने x और y मान लिए। क्या मान लिए? x और y। अब इसके निर्देशांक x और y मान लिए, तो अब ये तीनों बिंदु क्या रहेंगे? सरेख होंगे। सरेख होंगे तो इसकी सारणी क्या बनेगी? अपने पास x y ऊपर ले लो, a ले लो 3 और 1 और b नीचे ले लो 9 और 3 और 1 1 1 और इक्वल टू 0 रख दो, क्योंकि तीनों बिंदु सरेख हैं तो ये प्रतिबंध है कि इनका समाधान, इसका सॉल्यूशन 0 के बराबर होगा। तो अब हम क्या है, R1 के अनुसार प्रसार करने पर, अब R1 के अनुसार प्रसार करेंगे तो x लिखेंगे, लिख दिया। अब अपने पास में इस कॉलम को, इस रो को छुपाएंगे तो 1 को 1 से गुणा किया और -3 को 1 से गुणा करके कर देंगे, तो 1 से गुणा किया और a -3। अब यहां पर माइनस का y। अब अपने पास में इस रो और इस कॉलम को छुपा लिया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और 9 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 9। अब उसके बाद तीसरा अंक है जो 1। अब अपने पास में पहली रो और तीसरे कॉलम को छुपा लिया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और 9 को 1 से गुणा किया तो -9। ठीक है, अब हमारे पास में क्या आ गया? इक्वल टू 0 है ये। अब -3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2 बच गया, तो माइनस का 2x। अब हमारे पास माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6, माइनस के 6 को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 6y। अब यहां पर क्या बच गया? 0 और इक्वल टू 0। तो हमारे पास में क्या है? माइनस को ले लेंगे तो 2x माइनस 6y इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण आ गई। ये क्या आ गई? दो बिंदुओं से गुजरने वाली समीकरण। अब इसमें आप क्या करेंगे? 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये समीकरण आ गई हमारे पास में दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया 3 आर्टिकल। नंबर 1 बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सारणी के द्वारा निकाला। फिर दूसरा प्रतिबंध बताया कि तीनों बिंदु सरेख हैं तो उनमें क्या संबंध होगा? तो क्या है कि तीनों बिंदु सरेख हैं तो सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। उसके बाद दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो इस प्रकार से हमारे पास में हमने ये आर्टिकल बताए। अब इससे अगला आर्टिकल को आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो, अब आपको मैं ये रेखिक समीकरण निकाय का हल बताने जा रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये अपने पास में यदि समीकरण निकाय हमारे पास में ये है a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू b1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2 और a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। तो ये हमारे पास समीकरण निकाय है। तो इसमें एक नियम है कि अगर b1 b2 b3 यदि b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b3 इक्वल 0 तो ये समघाती होगी। क्या होंगी? समघाती, समघाती निकाय होंगे। अन्यथा विषमघाती होंगे। क्या होंगे? विषमघाती। अगर अपने पास में b1 बराबर b2 बराबर b3 इक्वल टू 0 है तो ये निकाय क्या होंगे? समघाती होंगे। अन्यथा ये क्या होंगे? विषमघाती। तो हम इस अध्याय में केवल विषमघाती निकाय का हल करेंगे। विषमघाती निकाय है ना, जिसमें उसका ही अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो हमारे पास में देखो विषमघाती निकाय का दो तरह से, विषमघाती निकाय का हल कैसे है? दो तरह से। नंबर 1 सारणिकों का प्रयोग करके।
नंबर एक तो सारणिकों का प्रयोग करके, दूसरा है आव्यूह के आधार पर, आव्यूह सिद्धांत से, आव्यूह सिद्धांत या आव्यूह का प्रयोग करके। पहला तो है सारणिकों का प्रयोग करके, दूसरा है आव्यूहों का प्रयोग करके। तो हमारे पास में सारणिकों का प्रयोग करके इसको ये पहला लिखते हैं, तो इसको कहते हैं क्रेमर नियम। क्या कहते हैं? क्रेमर नियम। ये जो डिटरमिनेंट्स का यूज है सारणिकों का प्रयोग करके हम इस निकाय का हल निकालेंगे, इसको हम क्रेमर नियम के नाम से भी जानते हैं। तो क्रेमर नियम क्या होता है? अब मान लो मेरे पास में दो चर वाले कोई समीकरण निकाय है। अब मेरे पास में देखो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो चर है x और y, दो चर वाले मेरे पास में दो समीकरण निकाय है। अब इसका क्या है कि हमें हल क्रेमर नियम से करना है। किससे करना है? क्रेमर नियम से। तो क्रेमर नियम क्या है आपको बता देता हूं। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में x का गुणांक a और y का गुणांक b1, x का गुणांक a1 है और y का गुणांक b1 है, और इसमें x का गुणांक a2 है, इसमें y का गुणांक b2 है। इसका एक हम सारणी बनाते हैं, a1 b1 a2 b2। ये डेल के बराबर है। किसके बराबर? डेल। ठीक है। अब हम दोनों तरफ x से गुणा करने पर, दोनों तरफ x से गुणा करने पर, अब इसको भी x डेल इक्वल टू x और ये साइन a1 b1 a2 b2 कर दिया x से गुणा। अब हमारे पास में x डेल इक्वल टू, अब पहले कॉलम को करेंगे तो a1x a2x और ये योग का योग b1 और b2 लिख दिया। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है अपने पास? तो देखो हम क्या करेंगे कि कॉलम a के स्थान पर C1 के स्थान पर C1 प्लस C2, मतलब C1 के स्थान पर C1 में इसको y से गुणा करके जोड़ देंगे, इसको y से गुणा करके C1 में जोड़ करके C1 के स्थान पर लिखेंगे। तो हमारे पास आ गया x डेल इक्वल टू, अब a1x तो है ऑलरेडी, है a1x, तो अब इसमें क्या है कि b1y जोड़ेंगे प्लस b1y। अब a2x प्लस b2y जोड़ दिया ना। अब दूसरा कॉलम योगमायोग लिख देंगे b1 b2। अब हमारे पास समीकरण निकाय में इसका हल दे रखा है, a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। तो हम यहां लिखेंगे x डेल इक्वल टू, ये आ गया c1 c2 b1 b2। ठीक है। अब हम इसको मानेंगे x डेल इक्वल टू डेल 1, तो x का मान आएगा डेल 1 अपॉन डेल। ये क्रेमर नियम है। तो हमारे पास x का मान आ गया। अब इसी प्रकार y का मान निकालेंगे। अब हम यहां पर दोनों तरफ से देखो, ध्यान से करेंगे, दोनों तरफ y से गुणा करने पर अब यह y आ गया, यहां y आ गया। अब हम दूसरे कॉलम को इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको करेंगे इसको b1y b2y और यहां पर y। ठीक है। अब हम ऑपरेशन करेंगे b2 के स्थान पर, c2 के स्थान पर क्या है, c2 प्लस x c1 कर देंगे। ठीक है ना, x c1। अब हमारे पास इसमें इस कॉलम में इसको x से गुणा करके जोड़ना है, तो हमारे पास में यहां पर आ जाएगा y और यहां मिटा देंगे। तो हमारे पास इसमें a1 a2 तो आएगा, a1 a2 और ये आएगा a1x प्लस b1y
और a2x प्लस b2y। अब इसका मान क्या है c1 c2, इसका मान क्या c1, इसका मान c2 है, तो यहां लिखेंगे a1 a2 c1 c2 और इसको मान लेंगे हम, क्या करेंगे यहां पर आ गया y, अब यहां पर आ गया y और इसको मान लेंगे डेल 2, तो हमारे पास y का मान आ गया डेल 2 अपॉन डेल। तो हमारे पास संबंध आ गया x बराबर डेल 1 अपॉन डेल और y बराबर डेल 2 अपॉन डेल। ये हमारे पास में क्या आ गया x और y का मान, दो चर वाले समीकरण निकाय का हल करेंगे तो उसमें हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं तीन समीकरण वाले निकाय से। तो अब आपको एक उदाहरण दे दूं दो समीकरण निकाय वाला, आपको एक पहले उदाहरण देता हूं कि इसमें x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैं पहले आपको एक उदाहरण के आधार पर समझाने जा रहा हूं कि मैं दो समीकरण लेता हूं और उसकी वैल्यू कैसे निकालता हूं। तो हमारे पास में मैंने दो समीकरण ले लिए, तो मेरे पास में मान लो कोई भी ले लेते हैं अपने पास, मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और ये है 3x प्लस 2y बराबर 5। ये मेरे पास में दो समीकरण निकाय है। तो अब अपने पास देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। तो मैं पहले डेल 2 3 3 2 हो गया, ठीक है। अब अपने पास देखियो, अब हमारे पास में इसका समाधान कैसे निकालेंगे। तो अब डेल 1, तो डेल 1 में हमारे पास में क्या था कि दूसरी कॉलम थी, पहले के स्थान पर हमने क्या काम किया था कि ये 3 और 2 और अपने पास में पहले स्थान पर क्या था अपने पास में 4 5 और 3 2, ये डेल 1 आया कि हमारे पास कैसे निकाला था, देखो ध्यान से, ये हमारे पास आ गई डेल, उसके बाद में हमारे पास C1 C2 और B1 B2, ये बना था डेल 1। क्या बना था डेल 1। तो हमारे पास B1 B2 के स्थान पर तो ये है और C1 C2 के स्थान पर ये आ गया। अब हमारे पास में अब इसमें डेल 2 में हमारे पास क्या था A1 A2 था और यहां पर C1 C2 था। तो A1 A2 के स्थान पर 2 और 3 है और यहां 4 और 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 4 और 3 5 ये हो गए, तो ये हमारे पास बन गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में सॉल्यूशन के लिए क्या x का मान निकालते हैं, तो क्या आएगा डेल 1 अपॉन डेल। तो अपने पास में डेल 1 क्या है ये, तो हमारे पास में x बराबर 4 3 5 और 2, ठीक बेटा। और उसके बाद में डेल 1 तो ये होगा डेल क्या है 2 3 3 2। अब x का मान, अब इसका 4 दूनी 8 माइनस का 15 बटे में 2 दूनी 4 माइनस का ये कितना है 2 3 2 3 3 तो 3 दिया 9। तो x बराबर आ गया माइनस का कितना आया 15 में से 8 गया तो माइनस का 7 और यहां पर आया माइनस का 5। तो अपने पाई कट गया तो 7/5, x का मान आ गया 7/5। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे। y क्या है डेल 2 बटे में डेल, तो y डेल 2 ये है, तो 2 4 3 5 और बटे में डेल क्या है 2 3 3 2। तो y का मान आ गया 5 दूनी 10 माइनस 4 12 और ये आ गया 2 दूनी 4 माइनस 9, तो आ गया माइनस का 2 बटे में माइनस का 5 और 2 बटे 5, ये y का मान आ गया। इस प्रकार से हम ये मान निकालेंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं 3 समीकरण निकाय से हल कैसे करेंगे। 3 समीकरण निकाय का करेंगे नियम कैसे है, तो देखो ध्यान से सुना।
मेरे पास में 3 समीकरण निकाय है, यहां से लिखता हूं, सारा करता हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c1z बराबर d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब ये 3 समीकरण निकाय हैं। अब हमारे पास में देखिए, मैं इसका डेल बनाता हूं, सारणी बनाता हूं। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 बढ़ा दिया। अब दोनों तरफ x से गुणा कर दें, वही नियम है, दोनों तरफ x से गुणा करने पर तो x डेल x a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब हम क्या है, इस x को पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया x डेल बराबर a1x a2x a3x और फिर दूसरा कॉलम यूं लिख देंगे b1 b2 b3 y ना सॉरी ये ठीक है, और तीसरा लिख देंगे c1 c2 c3। आ गया। अब हम ऑपरेशन करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, तत्वों के अवयवों की संक्रिया करेंगे। तो अपने पास में c1 के स्थान पर c1 प्लस c2 को y से गुणा करना है और प्लस c3 को z से। तो c1 में b को सेकंड कॉलम इसको y से गुणा करना है और थर्ड कॉलम इसको z से गुणा करके इसमें जोड़ना है। तो हमारे पास x डेल, तो हमारे पास आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z और a3x प्लस b3y प्लस c3z जोड़ दिया। तो पहला कॉलम आ गया, दूसरा यूनिट लिखना p1 b2 और b3 और ये आ गया c1 c2 c3। ठीक है, अब इसका मान क्या दे रखा है, ये d1 है, ये d2 है, ये d3। तो हम इसके स्थान पर d1, इसके स्थान पर d2, इसके स्थान पर d3 लिखेंगे। तो x डेल इक्वल टू d1 d2 d3 और ये b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब हम जब सवाल निकालेंगे, हमारे पास 3 समीकरण निकाले दिए होंगे, इसके आधार पर निकलेगा। तो हमारे पास में x डेल इक्वल टू डेल 1 आ गया। तो x का मान आ गया हमारे पास में x बराबर डेल 1 अपॉन डेल। तो इसी प्रकार y का मान आएगा डेल 2 अपॉन डेल और इसी प्रकार z का मान आएगा डेल 3 अपॉन डेल। तो अब अपने पास में यहां पर आया है, फिर यहां पर a1 a2 a3 आएंगे और यहां पर आएगा d1 d2 d3 और ये c1 c2 3। तो हमारे पास में देखो डेल 1 का मान तो यह है, मैं आपको बता देता हूं। डेल 2 का मान क्या है, तो डेल 2 का मान आएगा, हल करेंगे तो हमारे पास में a1 a2 a3 और यहां आएगा d1 d2 d3 और फिर आएगा c1 c2 c3। ठीक है, और डेल 3 का मान आएगा, डेल 3 का मान आएगा अपने पास में a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3। तो इस तरह से डेल 1 डेल 2 डेल 3 आएंगे। तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 आ गए। तो इससे हम आपको इससे समस्या का समाधान निकालेंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब अपने पास में ये तो फिर आ गया उदाहरण, उसके बाद बता दूंगा 3 निकाय का। इससे पहले एक चीज और आती है कि आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि जब अपने पास में 2 चर वाले 2 समीकरण निकाय हैं तो उसमें एक ये नियम था कि
वो क्या है कि उनका हल क्या होगा, संगत होंगे, संगत नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B/B2 था, तो वो तो क्या संगत होगा और उसका अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक हल होगा। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका क्या है कि अनंत, इसका कोई इस निकाय का हल संभव ही नहीं है, ये निकाय असंगत है। और तीसरा आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये है अपने पास, तो इसके अनंत हल है और ये निकाय संगत तो है ही, परंतु स्वतंत्र नहीं है, संगत तो है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। तो हमारे पास तीन सॉल्यूशन रखे क्लास में, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, एक पढ़ा था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, और एक पढ़ा था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस तरह से तो इन तीनों का बताया था, ये दो चर समीकरण है, ये थोड़ा बताना भूल गया था, मैंने बता दिया। अब अपने पास तीन समीकरण निकाय का हल क्रेमर नियम से बताया। अब अपने पास में अवयव का प्रयोग करके, ये तो क्या है कि सारणिकों का प्रयोग करके था। अब अपने पास में आता है अगला आर्टिकल आता है मैट्रिक्स का प्रयोग करके अवयव सिद्धांत से। तो अपने पास में अवयव का प्रयोग करके समीकरण निकाय का हल करना। तो देखो अपने पास में, अब अपने पास में अवयव का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया, अवयव का। तो अब अपने पास तीन समीकरण निकाय है, क्या है, तीन समीकरण, A1x A12y प्लस A13z इक्वल टू B1। पहली समीकरण निकाय ये है, और दूसरी हमारे पास में है A21x प्लस A22y प्लस A23z और B2, और तीसरी है A31x प्लस A32y प्लस A33z इक्वल टू B3। तो हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के अवयव के रूप में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, जो तीन चर वाले हैं x y z, तो x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक। तो ये है अपने पास में A11 A12 और A13, x y z का गुणांक। अब दूसरी रो बनेगी A21 A22 और A23, और तीसरी बनेगी A31 A32 और A33। तो इसको बोलते हैं, इसको a के बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर मानते हैं, a के बराबर। अब इसके जो अचर पद ना, जो ये जो चर है, तीन चर है, इसको x y z, इसको हम मानते हैं x। और जो हमारे पास में अचर पद हैं b1 b2 और b3, इसको मानते हैं b। तो हमारे पास में a b ना a x और b, तो a x बराबर b आ गया, तो सिद्धांत आ गया a x बराबर b। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर, तो a इनवर्स गुणा में a x बराबर a इनवर्स b। अब हम जानते हैं कि a इनवर्स इंटू a इक्वल टू इकाई अवयव, तो इकाई अवयव को x से गुणा करें तो a इनवर्स b, तो x बराबर आएगा a इनवर्स b, x का मान आएगा। तो अपने पास इस तरह से सिद्धांत आ गया, तो x का मान आ गया a इनवर्स b। तो अपने पास में इनवर्स का अस्तित्व जब है, जब हमारे पास में जो ये है, सॉरी a जो मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इनवर्स का अस्तित्व तभी है जब a जो मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अपने पास ये बता दिया। अब अपने पास में अगर
a इक्वल टू 0 होगा, a इक्वल टू 0 होगा तो अपने पास में क्या होगा कि इसमें a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। इसमें अपने पास a नॉट इक्वल टू 0, इसमें इनवर्स का अस्तित्व है और इसमें इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ये ध्यान रखना। अब अपने पास में देखिए, अब दृष्टांत उदाहरण है। तो बस मित्रों इस वीडियो में इतना ही है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो सब लोगों के पास पहुंच सके, सबको लाभ मिल सके। यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को दबाएं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।